हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने ये जाना था कि जो यूट्रोफिकेशन होता है लेक्स का, जिसके अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं लेक के अंदर, ये एकदम से फिनोमेना नहीं होता है। वो न्यूट्रिएंट्स या जो सेडिमेंटेशन लेक के अंदर बढ़ रहा है ना, जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स या किसी भी पेड़ पौधों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ये प्रक्रिया 3 फेजेस से होकर गुजरती है। फाइनल फेज होता है इसका यूट्रोफिकेशन। तो पहला फेज हमने देखा था जिसको हम लोग कहते हैं ओलिगोट्रॉफिकेशन। दूसरा हमने सिर्फ एक झलक देखी थी, इसका कोई प्रोसेस एज नहीं देखा हमने, मीजोट्रॉफिकेशन। वो इसलिए नहीं देखा बिकॉज ओलिगोट्रॉफिकेशन अगर बढ़ता चला जाए और सेडिमेंट्स बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि वो मिडल लेवल तक पहुंच गए हैं, तो वो है एक मीजोट्रॉफिकेशन, मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स हैं। और तीसरा है यूट्रॉफिकेशन, हाई न्यूट्रिएंट, हाईली मतलब वो जो वाटर बॉडी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट इनटेक या न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। और लास्ट एक हमने फैक्ट ये भी देखा था, भारत के अंदर ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो या तो यूट्रॉफिक है जिनके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट या सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, या फिर वो मीजोट्रॉफिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट या न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट चरम सीमा पर अगर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बैठ जाए, चरम सीमा पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं यूट्रोफिकेशन की। और यूट्रोफिकेशन में सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक वाटर बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से एक वाटर बॉडी कैसे खराब हो सकती है, और उसके साथ एक एसोसिएटेड फिनोमेना एल्गल ब्लूम। और इन दोनों चीज़ों को हम लोग वेटलैंड वाले चैप्टर में और शुरुआती पीएमएफआईज के चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हम पढ़ते हैं इसको आराम से डिटेल में। यूट्रॉफिक वाटर बॉडी, अगर किसी भी वाटर बॉडी को अगर आप ये टाइटल दे रहे हो ना कि वो यूट्रॉफिक वाटर बॉडी है, तो इट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और ये एक डेंस प्लांट पॉपुलेशन को सपोर्ट करे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये रिच है न्यूट्रिएंट्स में, तो डेंस प्लांट पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी ही करेगी ऐसी वाटर बॉडी। क्यों करेगी? बिकॉज ये है यूट्रॉफिक लेक। ये जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, ये नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस वाटर बॉडी, राइट? दे आर दे आर attracted towards this water body। और ये अट्रैक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट, जो कि यहाँ पर आपको इतना देखने को मिल रहा है भरपूर मात्रा में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना भरा पड़ा है। ठीक है, ये तो डेंस प्लांट पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है ऐसी वाटर बॉडी, एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ विच किल्स एनिमल लाइफ बट डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन। जब ये प्लांट पॉपुलेशन यहाँ पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देगी, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाटर बॉडी के अंदर इन फाइटोप्लैंक्टन्स ने, पेड़ पौधों ने घुसना शुरू कर दिया, अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है। और ऊपर से आप ये भी देख पा रहे हो कि एल्गे ने भी अपनी एक परत बना ली है पानी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी मरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? इनको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं क्या? डिजॉल्व ऑक्सीजन। इनको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको मैं येलो डॉट से बना रहा हूं। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, अगर ये फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह यहाँ पर ज़्यादा आ जाए, तो ये मरीन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ये टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज ये अपने डिकम्पोजिशन एक्टिविटी वगैरह में, या फिर जो एल्गे हैं कोई भी हैं, ये इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ख़त्म कर देंगे। और जैसे ही ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ से ख़त्म होना शुरू हुआ,
ये अब गिना चुना रह गया है, आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर येलो डॉट्स 5-6 रह गई, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम रह गई है। तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम रह जाएगी, ठीक है, तो ये वाटर बॉडी जो है ये खराब होना शुरू हो जाएगी। तो डीकम्पोजिशन ऑफ विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? डीओ। डीओ हम लोग किसको कहते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद यूट्रॉफिकेशन जो है, इट इज द रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स नेचुरली और आर्टिफिशियली फर्टिलाइजिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। यूट्रॉफिकेशन हुआ क्यों, मतलब वो आपको ये बता रहा है जिस प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस को आप ये नाम दे रहे हो यूट्रॉफिकेशन, यानी कि पानी के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा भर गए हैं, तो वो न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में भरे हैं, नाम क्या उन न्यूट्रिएंट का? तो यूट्रॉफिकेशन एक आउटकम है, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ, इट इज द रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स। अब चाहे फिर वो नेचुरल तरीके से हो या मैनमेड आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो, और जब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्टिलाइज कर देते हैं, देख रहे हो टर्म, फर्टिलाइजिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक प्रकार से न्यूट्रिशन देने का इन्होंने काम कर दिया। लेकिन ये न्यूट्रिशन जो वहां पर नेचुरली अकरिंग मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर जो उस वाटर बॉडी की जो हेल्थ है उसके लिए एक काफी ज्यादा डिटोरेटिंग इफेक्ट जो है वो पैदा करेंगे। तो जो फाइटोप्लैंटन जो है लाइक एल्गे या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, ये सरवाइव करते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऑन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, और इनका क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। जो फाइटोप्लैंटन है इन द फॉर्म ऑफ एल्गे, इन द फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, आप कुछ भी कह लो, उनके नाम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सेसिव न्यूट्रिशन अगर पानी के अंदर मिला हुआ है तो इनको तो बहुत अच्छा लगेगा, दे विल बी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, और ये जो है उस प्रोसेस में अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एकदम से इतना ज़्यादा कर लेंगे और पूरे के पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम पे इस कदर हावी हो जाएगा ये फाइटोप्लैंटन, ये एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे, कि दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज कि उनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है। तो इट विल कवर ऑलमोस्ट एंटायर सरफेस लेयर, और इसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गे ने अपनी पूरी जगह बना ली है। एल्गे क्यों अट्रैक्ट हो गए यहाँ से, फाइटोप्लैंटन क्यों अट्रैक्ट हो गए यहाँ से? बिकॉज उसको भी जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो इस वाटर बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, वो भी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए जो अरे यार ये सॉरी, इसलिए यहां पर ये जो एल्गी है ये भी इस वाटर बॉडी से अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है यहां पर ये इसको भारी भरकम मात्रा के अंदर मिलेगा, दिस सेडिमेंट्स। तो वो परत पे परत बनाता चलेगा, ये वाली लेयर भी एक टाइम के बाद ग्रीन हो जाएगी, ये भी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। नीचे पानी ना बच के फिर ये ग्रासेस वगैरह प्रमोट होगी, तो एक प्रकार से ये ठोस जमीन बन जाएगी, ये ठोस लैंड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि फाइटोप्लैंटन क्या होते हैं। फाइटोप्लैंटन जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हो, ठीक है,
ये कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं। क्या होता है इनका नेचर, क्या होती है इनकी वर्किंग, ये हम जानते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं विच आर फाउंड इन ओशन। ये ठीक है, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? गुड, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सबसे बेसिक लेवल पर। तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन कहां पर कर रहे हैं? अपनी खुद की। इन विच एनवायरमेंट? मरीन एनवायरमेंट, ओशन के अंदर। तो श्रेया, अगर शाइनी ये हमें प्रॉपर तरीके से बता रहे कि दे आर फाउंड इन, और जब भी फाउंड इन वाली बात के साथ अगर कोई नाम लिखा हो, क्या मैं इसको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के हिसाब से हैबिटेट कह सकता हूं उनका? है ना, इनका हैबिटेट है। दूसरी चीज, दे आर इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो कि रेगुलेट करते हैं लाइफ इन ओशन। अगर ये ज्यादा बढ़ने लग जाए तो इंडिकेशन हमें क्या मिलेगा? ये कह रहा है ना इंडिकेटर है, तो चलो जान लेते हैं कैसे इंडिकेटर है। अगर इनकी संख्या इस, एक सेकंड रुकना, मैं पहले यहां पर आपके सामने कुछ चीज बना देता हूं। मैं आपके सामने दो बाइफर्केशंस बना रहा हूं। एक है एनवायरमेंट ए, एक है एनवायरमेंट बी। मैंने ब्लू ग्रीन एल्गे बनाए यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन बनाए मैंने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, और ये इन्वायरमेंट ए और बी है, यानी कि ये है ओशन ए या मरीन इन्वायरमेंट ए, ये है ओशन बी या फिर कोई भी छोटा बड़ा मरीन इन्वायरमेंट बी। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ, इनमें से अगर फाइटोप्लैंक्टन की जब जनसंख्या निकाली गई तो ए में मुझे देखने को मिल रही है आपके सामने स्क्रीन पर इतनी, और बी में इतनी। 4 बी में है, 2 ए में है। मैं किसको मानूं श्रेया के ज्यादा हेल्थी ओशन कौन सा है? ये वाला। कहां पर मरीन ऑर्गेनिज्म ज्यादा मर रहे हैं? बी में। कहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन अच्छा खासा है अवेलेबल? ए में। कहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन की किल्लत है? कहां पर अगर अपनी नेचुरल मौत कोई मरीन ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो उसका डीकम्पोजिशन बेटर तरीके से हो पा रहा है? एक ही अंदर ना, डिजोल्व ऑक्सीजन जहां पर होगा डीकम्पोजिशन भी उतने अच्छे से ही हो पाएगा ना। ठीक है, और कहां पर फाइटोप्लैंक्टन की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा जल्दी से होगी? बी। बस, अगर आप इतना पता लगा लो। आपने एक बार बताओ, एक हिंट से खुद ही, इन्हीं इंडिकेटर से, इन हिंट से खुद ही पता लगा ली ना कि यहां पर इन वाटर बॉडी की ओशन ए की और ओशन बी की लाइफ कैसी है। बस यही है, दे आर इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो कि रेगुलेट करते हैं लाइफ ओशन में। आपने इसके बेसिस पर दूसरे जीव जंतुओं की हालत के बारे में भी तो बता दिया जो कि पानी में मिल रहे हैं, है ना, कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है यहां पर दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों? टू कैप्चर सनलाइट, एंड दे यूज फोटोसिंथेसिस टू टर्न दिस क्लोरोफिल इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने लिए क्या बनाते हैं?
एकमात्र मकसद क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का? खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अब देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो ठकुराइन? रहने की जगह मिल गई। मयूर देख रहे हो, रहने की जगह मिल गई, ठीक है। खाना बनाने के लिए वो चीजें अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, और खा पी के मौज मस्ती करके बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। तो एक तरीके से कब्जा करना आसान होता चला जा रहा है इनके लिए, कि नहीं होता चला जा रहा है? और ये सहूलियत इनको दी किसने? उस मरीन एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंस ने, न्यूट्रिएंट प्रेजेंस, न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस ने। और वो मुख्य रूप से दो कौन से हैं? ऊपर देखो, इसको मैं पिंक कलर से मार्क कर देता हूं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, जो कि कैकेटिक इकोसिस्टम को फर्टिलाइज करने का काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सार, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं कुछ डाउट? नहीं कोई बात नहीं। तो ऑल फाइटोप्लैंटन फोटोसिंथेसाइज, सारे के सारे जो फाइटोप्लैंटन है वो फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। बट सम गेट एडिशनल एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। जो भी मरीन एनवायरनमेंट में इनके कंजम्पशन के लिए जो ठीक ठाक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उनको भी कंज्यूम करके एडिशनल एनर्जी पाते हैं। तो फाइटोप्लैंटन जो है, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। ऑब्वियस ही बात है, इसको मरीन एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में नहीं समझना है आपको, हम पानी में कोई सांस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ये ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, अगर ऑब्वियस ही बात है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हो तो दे इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट, they influence our climate by absorbing human induced carbon dioxide। ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स की फॉर्म में, ग्रासेस की फॉर्म में, तो CO2 को तो एब्जॉर्ब करेंगे। दे ऑल्सो सर्व एज फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब, यानी कि आप एक्वेटिक फूड वेब कह लो या फिर उसको एक्वेटिक फूड चेन कह लो, सबसे पहले तो फूड चेन ही होगी, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो फाइटोप्लैंटन जो है, इट इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन ऑटोट्रॉफ्स लाइक, नाम है इनके, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्रिप्टोमोनेट्स, ग्रीन एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। और ये सारे नाम हम इनिशियल चैप्टर्स में कर चुके हैं। डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्रिप्टोमोनेट्स, ग्रीन एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये जो बात कर रहा था एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, कि जो सभी फाइटोप्लैंटन्स हैं, दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करने के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का यूज करने के लिए, कि फूड मेकिंग की प्रक्रिया को इफेक्ट में लाया जा सके एंड टू टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल की अगर हम लोग बात करें, क्लोरोफिल एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में, एल्गे में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ये अपने आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेगा। ये किचन में एक ऐसी सामग्री है, प्लांट्स के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करो, एल्गे या साइनोबैक्टीरिया के कंटेक्स्ट में, किसके बिना खाना बनना असंभव है। लेकिन ये मिलता किस किस में, ये प्लेम्स का क्वेश्चन बन सकता है। प्लांट्स में, एल्गे में भी, और साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल जो है, इट एब्जॉर्ब्स मोस्टली, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मोस्टली इन ब्लू एंड टू अ लेसर एक्सटेंट रेड पोर्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हेंस इट्स इंटेंस ग्रीन कलर। क्लोरोफिल ज्यादातर एब्जॉर्ब होता है
जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है, इन टर्म्स ऑफ कलर की बात कर रहा है, ब्लू से मतलब मोस्टली ब्लू में, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट रेड पोर्शन, और इंटेंस तरीके से इसका कलर होता है ग्रीन कलर। तो अगर ऐसे कोई एल्गे है तो उसको हम लोग इसलिए ग्रीन एल्गे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। तो अलग अलग तरह के क्लोरोफिल क्या होते हैं? एक क्लोरोफिल के सिंपल से नाम होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए की अगर हम लोग बात करें, ये सारे के सारे हायर प्लांट्स, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल बी, इट इज फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गे। ठीक है, यहां पर डिफरेंस क्या गया? ग्रीन एल्गे। जो ए था वो साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल सी, in categorization of various types of marine autotrophs like diatoms, dinoflagellates and brown algae. ठीक है, and chlorophyll D found only in red algae. ये प्रेम्स का क्वेश्चन स्पेसिफिक बन सकता है, और ये चारों एक मैच द फॉलोइंग वाले प्रेम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन एक एग्जाम को पूछना बहुत पसंद है, दैट इज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीपीएससी में काफी पूछे जाते हैं। फिर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है, दे आर फोटोसिंथेटिक ड्यूरिंग डे टाइम, एडिंग ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। But during nights, they consume far more oxygen as they respire aggressively. फाइटोप्लैंक्टन जो है, ये जो लाइन लिखी हुई है, दे आर फोटोसिंथेटिक ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब क्या है? दिन के समय में अपना खाना बनाते हैं। जब ये प्रक्रिया हो रही होती है, और खाना बनाने की प्रक्रिया में क्लोरोफिल तो चलो ये तो यूज करेगा सनलाइट वगैरह को, लेकिन एक अहम चीज क्या होती है? प्लांट CO2 के साथ क्या करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर CO2 के साथ क्या करते हैं? इसका इनटेक करते हैं। बदले में एक्सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है दिन के समय में, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लेकिन रात के समय में दे कंज्यूम फार मोर ऑक्सीजन एज दे रिस्पायर एग्रेसिवली। अब ये रात के समय में क्या कर रहे हैं? दिन के समय में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, लेकिन रात के समय में दे आर कंज्यूमिंग far more oxygen as they respire aggressively. Therefore, algal blooms accentuate, यानी कि स्पीड उसकी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ा देता है किस चीज की? इट एक्सेंचुएट द रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगा क्योंकि ये इनके रेस्पिरेशन में काम आ रहा है। एज द पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज एक्सीडिंगली हाई, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं लाइक स्मॉल फिश, ये इस प्रक्रिया में मर जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्रिवेशन कॉज्ड बाय एल्गल ब्लूम। डेथ ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स एडवर्सली अफेक्ट द फूड चेन। फिर बाकियों के लिए कुछ खाने को नहीं मिला और फूड चेन प्रभावित हो रही है। फर्दर, मोर ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ डेड एल्गे, प्लांट्स एंड फिशेस। और आपको पता है डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करके जो जीव जंतु नॉर्मल तरीके से मर गया होता है उसको खाने का काम, उसके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का काम ये डिसॉल्व ऑक्सीजन के उसमें ही हो सकता है। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन जब बचा ही कम है, एल्गे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, और जो मरे हुए एल्गे, प्लांट्स और जो फिशेस हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए और डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब बाकी जीव जंतु भी मरेंगे। तो उस पूरे के पूरे वाटर बॉडी में एक नई कंडीशन बनना स्टार्ट होती है
जिसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक कंडीशन, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. The new anaerobic conditions created, it promotes the growth of bacteria such as Clostridium, Clostridium botulinum या botulinum, which produces toxins deadly to aquatic organisms, birds and mammals. ये जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि काफी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स और मैमल्स के लिए. वाटर टेम्परेचर जो है इट हैज ऑल्सो बीन रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ एल्गल ब्लूम विद अनयूजुअली वार्म वाटर बीइंग कंड्यूसिव टू ब्लूम. मैंने क्या बताया था आपको, ये टॉक्सिन्स या कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है या कोई भी चीज है पानी में, कैसे पानी में ज्यादा अच्छे से घुल मिल सकती है, ठंडे या गर्म? गर्म. और ये लेक्स का या किसी भी वाटर बॉडी का, ओशन का पानी गर्म कौन सी प्रक्रिया की वजह से होता चला जा रहा है, कौन से प्रोसेस की वजह से होता चला जा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग. तो यानी कि उन सारे न्यूट्रिएंट्स को, इन सारे टॉक्सिन्स को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ज़्यादा सहारा मिल रहा है पानी में घुलने का, जिसकी वजह से मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती चली जा रही है. एल्गल ब्लूम्स जो हैं ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वंस आर रेड और ब्राउन. These blooms are commonly referred to as red or brown tides. Reddish, greenish, और ये ग्रीनिश ब्राउन, मतलब काइंड ऑफ इसको ऐसा मान सकते हो आप. ज़्यादातर तो ग्रीन ही दिख रहे हैं, ब्राउन पता नहीं. मैंने सोचा वर्ल्ड की फिनोमिना के हिसाब से कह रहा है ये वाली. तो these blooms are commonly referred to as red or brown tides. फिर वो कह रहा है एल्गल ब्लूम कभी कभार हद से ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. इसको समझते हैं. न्यूट्रिएंट लोडअप, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है, जो कि फर्टिलाइजर्स वगैरह से लैंड के माध्यम से किसी भी वाटर बॉडी, रिवर्स, लेक्स वगैरह में एंटर कर रहे हैं बारिश के दिनों में, ठीक है, वो एंटर कर जाते हैं. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर सब कर रहे हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं वैसे इस प्रक्रिया को, जब फर्टिलाइजर्स आर फ्लश फ्रॉम द लैंड इनटू द रिवर्स और लेक्स बाय रेन वाटर, क्या कहते हैं? गुड, शाबाश. नहीं, लीचिंग नहीं, लीचिंग में तो नीचे जाएगा ना, अंडरग्राउंड वैसे ही. एग्रीकल्चरल रन ऑफ, क्योंकि फर्टिलाइजर तो यहीं से आएगा ना जनरली, खेती बाड़ी वगैरह से. कल का डायग्राम याद है वो, जो हम किसी कंट्री का एक वो देख रहे थे कि एक ऑक्सबो लेके कटी हुई है, लेकिन अगर उसके अंदर कल को केमिकल वगैरह चला जाए तो वो बारिश के दिनों में जो भी बीच में खेत वगैरह पड़ रहे हैं उनका न्यूट्रिशन उठाकर वो लेक में डिपॉजिट कर देना उस बारिश के पानी ने. याद है? तो नंबर 1 प्रक्रिया में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट का जो लोड है वो पानी पर छा गया पूरी तरीके से वाटर बॉडी पर, ठीक है. उसके बाद जब ऐसा होगा तो प्लांट फ्लरिश करेंगे. ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं दे कॉज, दीज पॉल्यूटेंट कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ. किसकी? एल्गे की
डकवीड एंड अदर प्लांट्स। अब अगर यहां पर कोई भी एक वीड है, उसकी प्रजाति को बोला जा रहा है डकवीड। दिखा देता हूं कैसी दिखती है डकवीड, नाम है बस उसका। ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल पत्ते, जो कि आपको लगे कि बहुत प्यारे से हैं, कि ये तो बड़े क्यूट क्यूट से बिछे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आप एक चीज जानते हो, वीड ना एक प्रकार से हरामी प्लांट होते हैं। क्यों? उनकी बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन ही क्या होती है? वांटेड प्लांट्स की अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड, क्योंकि ये किसी भी अगर मेन प्लांट के साथ हो तो क्या, अगर मतलब लैंड पर हो, लिथोस्फीयर पर हो, तो मेन प्लांट का क्या खाते हैं? हमेशा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो ये आए यहाँ पर मिक्स हुए स्टेप नंबर 1 के अंदर, तो प्लांट फ्लरिश हो रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ हो रही है ऑफ एल्गे, डकवीड एंड अदर प्लांट्स। तो और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपने आप को और ज्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी जाएगी यहाँ पर इन फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा। फिर क्या है, जब ये बढ़ेंगे, पॉपुलेशन आपको पता ही है बहुत तेजी से इनकी बढ़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कहाँ गया वो, कहाँ लिखा था मैं, मार्क कर रहा था ना उसको। पॉपुलेशन की एक्सप्लोड होगी, ये रहा, ये रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सरफेस लेयर को कवर कर देंगे। ये कहलाया जाएगा एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम या फिर ऑक्सीजन डिप्लीशन क्या है? एल्गे ब्लूम प्रिवेंटिंग सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट्स। क्यों सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट्स? कैसे? धूप की किरणें, ध्यान से अगर आप इनको देखो, मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं। धूप की किरणें जो अभी तक पानी पर हर जगह पर बिछ पा रही थी या आ पा रही थी, शैलो वाटर्स में सनलाइट तो चाहिए होती ना इसको। इसको जीने के लिए क्या चाहिए? इसको जीने के लिए क्या चाहिए? इसको जीने के लिए चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना खाना बना सकते हैं ये, जिसके लिए एक अनिवार्य चीज है, वो है ये शैलो वाटर में हो और उस शैलो वाटर में ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सनलाइट एब्जॉर्ब करना यानी कि सनलाइट को रोकना। रोकने के लिए कौन सा पदार्थ होना चाहिए इसके शरीर में? क्लोरोफिल, जो कि अभी आपने ऊपर देखा। ये 4 तरह के होते हैं क्लोरोफिल, ए, बी, सी और डी। ए कहां मिलते हैं? हायर प्लांट्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। बी हायर प्लांट्स, ग्रीन एल्गे। सी डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और ब्राउन एल्गे के अंदर। और डी सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गे में। ये देख लो, रेड एल्गे ये होता है। ठीक है, अब देखो, सूरज की किरण जो आकर पानी पर पड़कर शैलो वाटर्स में इतना कुछ कर पा रही थी, अब उसके ऊपर जब ये एल्गी की जो लेयर है। अच्छा, एक और बात, एक और बात, इस सनलाइट का प्रॉपर पानी के सरफेस पर पड़ना, पानी की सतह पर पड़ना और इस प्लांट का खाना बनाना, यानी कि उस प्रक्रिया में ये प्लांट रिलीज करेगा, ये प्लांट रिलीज करेगा इन मॉलिक्यूल्स को। अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? CO2 के O2। O2 है, O2 मॉलिक्यूल्स यहां पर रिलीज होंगे। हाँ, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ये इसको, ये जो सनलाइट का पड़ना अल्टीमेटली जो एक इफ आउटकम निकाल रहा है कि ऑक्सीजन दिए इन्होंने पानी के अंदर,
ये प्रक्रिया अच्छी थी कि नहीं थी बताओ? थी। लेकिन अब एल्गे अपनी परत बनाना शुरू कर लेगा ऊपर। ये देखो, इससे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आई थिंक ब्लैक कलर ही ले लेता हूं मैं। और अब ये जो सनलाइट पेनिट्रेशन हो रही है, ये अगर यहां पर गया, इसने कर देना है इस सरफेस को ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं सरफेस ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट। ड्यू टू एल्गल ब्लूम, सरफेस ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट ड्यू टू एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम हुआ, ऑक्सीजन डिप्लीट हुआ, तो एल्गे ब्लूम प्रिवेंटिंग सनलाइट। एल्गे जब ब्लूम करता है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्लूम मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो ब्लूम का मतलब लिख सकते हो, अगर आप में से किसी को पता नहीं है। ब्लूम का सिंपल सा मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो एल्गे ब्लूम प्रिवेंटिंग सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट्स। ठीक है, अब क्या होगा भाई, सनलाइट इनके लिए बहुत जरूरी थी खाना बनाने के लिए, ब्लॉक हो गई, मैंने देखो पूरी लेयर ढक दी। और क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? सरफेस ब्लॉकिंग ऑफ सनलाइट ड्यू टू एल्गल ब्लूम। ठीक है, इट प्रिवेंट सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट्स, द प्लांट्स डाई। और जब ये खुद ही मर गए तो क्या ये O2 मॉलिक्यूल से भी रिलीज कर पाएंगे? नहीं। अब इनके डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में जो दूसरे एल्गे, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर फीड करेंगे, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, तो वो भी डिजोल्व ऑक्सीजन को लेंगे जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था यहां पर। लेकिन अब जो प्रेजेंट था अब सिर्फ वही रह गया है, बचा कुचा राशन ही रह गया है। अब कोई एक्स्ट्रा राशन नहीं है यहां पर, जो खाना अब यही पड़ा हुआ है, पीछे से अब कोई फ्रेश माल लोड नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे कर कर ये सारी प्रक्रिया अभी तक तो सिर्फ प्लांट्स को मार रही है, लेकिन आगे चलकर ये मछलियों के, छोटी मछली, बड़ी मछली, इन सबके कंकाल पे कंकाल बनाती चलेगी। और इनका ब्रेक डाउन करने के लिए जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गे, बैक्टीरिया, जो भी इनकी डेड बॉडीज पे फीड करेंगे, वो उनको यूज करते चलेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये बचेगा नहीं। और जब ये नहीं बचेगा, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है वो एल्गे की तो होती चलेगी, लेकिन जो पॉपुलेशन यहां पर उसकी संख्या जितनी थी, वो उसने खत्म हो जाना है। अब जैसे मैंने डीकम्पोजिशन के बारे में भी आपको बता ही दिया, डीकम्पोजिशन जो है इट डिप्लीट्स ऑक्सीजन। डेड प्लांट्स आर ब्रोकन बाय बैक्टीरिया। इन डेड प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फीड करेंगे, जो कि कहलाएंगे डीकम्पोजर्स। वो भी और ऑक्सीजन यूज करेंगे जो कि पानी के अंदर मौजूद है। अब दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि यहां पर जो सप्लाई है, अब मैं सप्लाई को यहां पर इकोनॉमिक्स की तरह लिमिटेड भी नहीं बोल रहा, मैं सप्लाई को यहां पर बोल रहा हूं सप्लाई है इंटैक्ट, सप्लाई है फिक्स्ड। लेकिन अब जो इस ऑक्सीजन की जो डिमांड है, इट इज राइजिंग। और यहां पर सवाल ये उठता है कि यहां पर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है ये
डीकम्पोजर्स। तो बस जैसे इकोनॉमी कोलैप्स होती है, ये इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि सप्लाई इंटैक्ट है, फिक्स्ड है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस किस फॉर्म में बढ़ेगा? यहां पर कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? कीमत चुकानी पड़ेगी डिसॉल्व ऑक्सीजन की किल्लत। फाइनली होगा क्या? इकोसिस्टम समाप्त, डेथ ऑफ इकोसिस्टम। ऑक्सीजन लेवल्स रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल। फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली डाई। ठीक है, पीएमएफआईएस की बुक में देखो, टेक्स्ट सब लोगों को पढ़ना ही होता है, वो हर कोई पढ़ जाएगा डायग्राम पे, लेकिन हर चैप्टर में बहुत फोकस करा करो, बहुत ध्यान से देखा करो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। बड़े सारे जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं, राइटर आपको कह रहे हैं, बट सम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड आर नोन एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। एक मिनट रुको। अब आप एल्गल ब्लूम की प्रक्रिया जानते हो। राइटर आपको यहां पर एक टर्म दे रहा है, HAB, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। जब भी एक टर्म की एडवांस टर्मिनोलॉजी होती है ना, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। जब भी किसी टर्म की एक एडवांस टर्मिनोलॉजी होती है ना, यूपीएससी उसे पक्का जीएस पेपर 3 में मेज पे पूछता है किसी ना किसी साल। प्रूव करता हूं मैं इस बात को। हर कोई जानता है कि वेटलैंड क्या होता है, लेकिन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वो पूछ रहा है वेटलैंड का वाइस यूज क्या होता है, कोट एंड कोट कर रखा है उसने इसको, यानी कि एडवांस कंसेप्ट कि आपको पूरा वेटलैंड पता है, आप रामसर कन्वेंशन रट कर गए, लेकिन वाइस यूज का प्रिंसिपल पता है आपको क्या? एक और दिखाता हूं। ये देखो, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप देखो अगर आपको सिर्फ इतनी टर्म दे दी जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, कोई भी लिख लेगा भाई, 6 क्लास से पढ़ते हैं अपन लोग ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, साइंस के अंदर। लेकिन कह रहा है वॉट डू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, और फिर पूछ रहा है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। एडवांस कंसेप्ट। एक प्रूफ यहां पर भी लो, क्योंकि जैसे जो एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर है ना, वो यहां से भी लिंक्ड है जीएस पेपर 1 की ज्योग्राफी से। एक हिंट यहां पर भी देता हूं, सोशियोलॉजी पर ज्योग्राफी। अब आप मेंटल की लेयर बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन एक एडवांस कंसेप्ट वो आपसे पूछ रहे हैं 2018 के इमेज में, मेंटल प्लूम क्या होता है?
आप साइक्लोन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन वो पूछ रहा है आपसे कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स क्या होती हैं साइक्लोन के ऊपर। मरीन इकोसिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपको पूछ रहा है मरीन इकोसिस्टम में डेड जोन्स क्या होते हैं। आप ये क्रायोस्फीयर, हम्म, हाँ, इसमें उसने कहीं क्वेश्चन दिया था, ये रहा डेड जोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक जो किसी कंसेप्ट का एक एडवांस वर्जन होता है ना, अब देखो यार ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको कि मैं बोलना एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूँ। वैसे आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी मैं क्या किस चीज़ के ऊपर पकड़ बनाने के लिए आपको कह रहा हूँ, आपकी आंखों को क्या पहचानना है। आप जो एक नॉर्मल कंसेप्ट को कवर कर रहे हो, अगर उसमें आपको लग रहा है कि भाई यार ये ना कुछ एक ब्राउनिंग वर्ड है इसका, भाई ये इसका कीवर्ड ना होकर ये एक एडवांस लेवल का कोई वर्ड है, मतलब ये सेम वही प्रक्रिया लेकिन ये इसका 2.0 वर्जन है, उसको तो मतलब नोट्स की फॉर्म में उतार लो, उसका तो टैटू बनवा लो, उसको दिमाग में बसा लो बिल्कुल, ठीक है। अब हार्मफुल एल्गल ब्लूम अगर आ गया, अब इसने अलग से टॉपिक मेंशन करके आपको बता रखा है यहां पर, देखो हार्मफुल एल्गल ब्लूम। अब अगर किसी पर्सन ने पढ़ा ना हो तो वो सोचेगा शायद से कोई यूनिक चीज होती होगी ये। क्या यूनिक है भाई, जो हम स्टेप्स अभी तक पढ़ कर रहे हैं उसको 5 स्टेट में बाइफरकेट करके बस वो यही तो बोल रहा है एलगे की लेयर जो है पूरी की पूरी सरफेस पर छा जाएगी और ये सनलाइट पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी, सनलाइट पेनिट्रेट करेगी नहीं तो प्लांट्स अपना खाना बना नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन को वो रिलीज करेंगे नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होगा नहीं तो डिजोल्व ऑक्सीजन रहेगा नहीं, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से प्लांट्स मर जाएंगे, जो प्लांट्स मर जाएंगे उनकी बॉडी के ऊपर डिकम्पोजिशन होने के लिए जो बैक्टीरिया और वो है उनको जो डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को पा नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली उनकी भी डेथ हो जाएगी, तो पूरे का पूरा जो पानी वो डिजोल्व ऑक्सीजन से जो है वो उसको मिलेगा नहीं, और पूरे का पूरा जो पानी जो मरीन इको सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म 5 प्रोसेस। तो ये जो बार बार बात कर रहा है टॉक्सिसिटी की, ये क्या है ये टॉक्सिसिटी। तो सम एल्गल ब्लूम्स दे रिलीज न्यूरो एंड hepatotoxins which can kill aquatic organism and pose a threat to humans. Example, shellfish poisoning. हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो है ऐसे अगर इवेंट हो, इट एडवर्सली अफेक्ट कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग, टूरिज्म एंड वैल्यूड हैबिटेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एल्गल ब्लूम को छोड़ो, हार्मफुल एल्गल ब्लूम की प्रक्रिया और श्रेया ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम को रिस्टोर करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। बताओ शैनी, कितना आसान है कितना मुश्किल है। एक बात याद रख लेना मेरी मयूर, लैंड पर जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ना कि दोबारा रिजुविनेशन इसका नहीं हो सकता अगर ये प्रक्रिया हो गई तो, डेजर्टिफिकेशन, ये होता है जमीन पर। शाइनी इसी का वर्जन पानी के अंदर होता है, इसी का सेम वर्जन, इसी का मिरर इमेज अगर पानी में चले जाओ तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम। डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स करा जा सकता है क्या, डेजर्टिफिकेशन होता है क्या मयूर, जरा बताना इन सबको आराम से। कोई भी लैंड जो अभी तक उपजाऊ भूमि थी, अब उस पर सॉइल की फर्टिलिटी इस कदर हो गई है। हाँ शनि बोलो बोलो, आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं बोलो बोलो, समझाओ समझाओ इनको, कोई बात नहीं, ट्राई करो। हाँ, वेजिटेशन बिल्कुल, जैसे शाइनी ने कहा वेजिटेशन बिल्कुल खराब हो जाए और लैंड पे उसको उस पर कोई भी नहीं उग सकता, सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, तो वो बन जाता है डेजर्ट लैंड, डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, आप में से जितने लोग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं मेरे साथ, तो निर्वैर
इन सबको बताओ, राजस्थान बहुत सालों पहले कैसा हुआ करता था? शुरू से रेगिस्तान था क्या? नहीं, हरा भरा लैंड एरिया था ना। राजस्थान में आज भी दो तरह की भूमि है, दो तरह की जमीनें हैं। माउंट आबू वाला एरिया कैसा है? माउंट आबू राजस्थान में ही है ना, कैसा है? वेजिटेशन है, हरा भरा है, सूखा तो नहीं है, रेगिस्तान तो नहीं है। और दूसरा कौन सा? डेजर्ट वाला। डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से हमें डरने की आवश्यकता क्यों होती है? वाई वी नीड टू फियर द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन एनी रीजन, इन एनी कंट्री? उसको रिवर्स करना और दोबारा उपजाऊ भूमि बनाना ऑलमोस्ट असंभव होता है। अब आप एक बात बताओ, एल्गल ब्लूम से निपटना आसान है क्या? नहीं ना। और सोने पे सुहागा, अगर हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो जाकर आ रहे हैं तो इतने ये देख रहे हो? अगर इसका एरियल व्यू अगर आप देखो, आर्यन काफी बड़ा एरिया, ये काफी बड़ी लेक नहीं लग रही है? कैसे साफ होगी ये? छोटे से छोटा तालाब। मैंने आपको मध्य प्रदेश में भिंड स्टेट का एग्जांपल दिया था ना मयूर, गौरी की लेक के तालाब का एग्जांपल। मछलियां खत्म हो गई थी, आज तक उतनी ग्रोथ नहीं है मछलियों की वहां पर। और जितनी सर्वाइव कर भी गई है तो चार्ल्स डार्विन की उस प्रिंसिपल से सर्वाइव कर गई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सब लोगों को ये समझ में आया? एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन। फाइटोप्लैंटन, क्लोरोफिल, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।